Hello dear students, again as usual I am Navneel Gord from Tagore School Parbatsar, and we are here for study the first lesson of EVS book of class 5th. As you know, we have completed the first lesson and question answer in the previous videos. पहले के videos में हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं. द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, दे शुड वॉच देम फर्स्ट. पहले उनको आपको देखना चाहिए, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड डू दिस वर्क, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो अभी मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, और इसमें दिया हुआ वर्क आपको करना चाहिए. सबसे पहले आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें दिया हुआ टोटल वर्क रिटर्न में भी करना है और उसको लर्न भी करना है. आपने किया भी होगा, नहीं किया है तो पहले आप उसको करें. देन यू शुड डू द वर्क विच इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो, और उसके बाद जो इस वीडियो में ये जो वर्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको करना है. एंड दीज आर सम क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट गिवन इन द बुक, जो कि बुक में नहीं दे रखे हैं. दीज आर गिवन इन द रिफ्रेशर बुक, ये रिफ्रेशर बुक में दिए हुए हैं. अबाउट the preparation of main exam, the board exam, we should prepare ourselves for by various question and answer which are given anywhere. जहाँ कहीं पर भी जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको करते हुए हमें मेन एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए. सो वी आर आल्सो सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी सोल्व कर रहे हैं. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड आल्सो टेलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग यू. मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ. एंड आई विल आल्सो अटैच द PDF file of these papers which are in which the question answers are mentioned. जिन पेपर्स में ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनकी PDF फाइल भी मैं अटैच करूँगा इस वीडियो के साथ में ग्रुप में, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं इनको, और इनमें से आप इनको वर्क कर सकते हैं. आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो लर्न देम, इनको लर्न भी आप कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट द अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. आपको भी ये लाइन जरूर मेंशन करनी चाहिए, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज you can notice by this line that these questions are not related to the books questions. ये क्वेश्चंस आपके जो दिए हुए हैं इसमें ये बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. दीज आर नॉट गिवन इन द बुक, ये बुक में नहीं दिए गए हैं. So you should start your other questions with mentioning the line other important questions. इसलिए आपको ये जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जब करेंगे नोटबुक में तो आपको ये लाइन जरूर शुरुआत में मेंशन कर देनी चाहिए, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ए न्यूक्लियर फैमिली. एक न्यूक्लियर फैमिली में आप जानते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. मदर फादर या जो मदर फादर और चिल्ड्रन की जो फैमिली होती है, छोटी फैमिली जो होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. तो यहाँ पर पूछ रहे हैं उस न्यूक्लियर फैमिली के बारे में. इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रन आर ब्रॉटअप बाई, चिल्ड्रन की देखभाल की जाती है. ब्रॉटअप का मतलब है देखभाल. जो न्यूक्लियर फैमिली होती है तो उसमें चिल्ड्रन की देखभाल कौन करेंगे, तो उसके पेरेंट्स करेंगे. द फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. द ऑप्शन ए इज पेरेंट्स, ऑप्शन बी इज ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन सी इज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल. तो हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें केवल पेरेंट्स ही होते हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, इसलिए उनकी बच्चों की देखभाल भी केवल पेरेंट्स ही करेंगे. सो ए इज राइट ऑप्शन एंड दीज आंसर्स आर आल्सो गिवन इन द लोअर पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट आंसर इज ए. सो पेरेंट्स विल ब्रॉट अप द चिल्ड्रन. तो इसमें इसका ये जो मीनिंग है निकल रहा है इस क्वेश्चन का कि पेरेंट्स ही उसकी देखभाल करेंगे बच्चों की. सो ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी. संजना और उसकी सिस्टर पिंकी वेंट विद देयर मदर, उसकी मदर के साथ जाते हैं. इन हुज मैरिज,
किसकी मैरिज में वो जाते हैं। तो ये लेसन में हमने पढ़ा है कि संजना और पिंकी जाते हैं। आई थिंक दे वर दे गोन they went in their mamas, in their maternal uncle's marriage, isn't it? Let us see. B, mama. Okay, it is right answer. The mama, they went in their maternal uncle's marriage ceremony. वो अपने मैटरनल अंकल यानी जो मामा होते हैं उनकी मैरिज सेरेमनी में वो जाते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। मामा मैटरनल अंकल इज़ द राइट आंसर हियर। यहाँ पर मामा यानी मैटरनल अंकल राइट आंसर है। यू कैन राइट ओनली द राइट ऑप्शन इन योर नोटबुक। आप केवल सही ऑप्शन को ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंडेड फॉर राइट ऑल द ऑप्शंस इन योर नोटबुक। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ऑप्शन कंप्लीट लिखें। आप केवल जो सही ऑप्शन है उसी को आप नोट कर सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप ऑफ योर मदर्स ब्रदर विद यू। आपकी मम्मी के भाई जो हैं मदर्स ब्रदर, उनका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ में, विद यू यानी आपके साथ में। इज आपकी मम्मी के भाई मदर्स ब्रदर, आपकी मम्मी के भाई का आपसे क्या रिलेशन है। तो मम्मी का भाई कौन होता है, आपको पता है मामा जी होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। आप उनके क्या लगते हैं। आपके तो वो मामा जी लगते हैं, लेकिन मामा जी उनके आप क्या लगते हैं। तो आप जब मामा के साथ में मामा जो होते हैं उनके आप क्या लगते हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हियर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेफ्यू यानी भतीजा, भांजा भांजी, नेफ्यू नीस। देखो इसमें इंग्लिश में जो भतीजा भतीजी को भी नेफ्यू नीस कहते हैं और भांजा भांजी को भी नेफ्यू नीस कहते हैं। तो यहाँ और थर्ड जो ऑप्शन है ग्रैंडसन यानी पोता या ग्रैंड डॉटर यानी पोती। और क्वेश्चन ऑप्शन डी में दिया हुआ है सन और डॉटर, बेटा या बेटी। तो आपके मामा के आप भांजे या भांजी लगेंगे। अगर आप मेल हैं, अगर आप बॉय हैं तो आप भांजे लगेंगे। अगर आप फीमेल हैं या लड़की हैं तो आप भांजी लगेंगी आपकी माता की, आपके मामा की। सो द ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू एंड नीस के साथ में ब्रैकेट में आपको भांजा और भांजी भी लिखना है, लेकिन आप इसमें से चूज भी कर सकते हैं। अगर आप बॉय हैं तो आप केवल नेफ्यू लिखें, नीस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा होता है और नीस का मतलब भतीजी या भांजी होता है। यदि आप बॉय हैं तो आप नेफ्यू और ब्रैकेट में केवल भांजा लिख दें। अगर आप फीमेल हैं, यदि आप गर्ल हैं तो आप नीस चूज करें, नीस लिखें और ब्रैकेट में भांजी लिखें। तो these are 3 objective type questions here, and now the question number 2 is here. Fill in the blanks. Blanks में fill कीजिए। My father's sister is my, मेरे पिता की सिस्टर है मेरी। अब पिता के सिस्टर क्या होती है, पापा की जो सिस्टर होती है वो बुआ होती है। तो उसको इंग्लिश में पैटर्नल आंट कह सकते हैं अपन। बुआ जरूर आपको लिखना होगा। पैटर्नल आंट आप लिख सकते हैं, बुआ जी लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर फिल जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर बुआ जी और ब्रैकेट में पैटर्नल आंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आंट जो शब्द चलता है इंग्लिश में वो कई रिलेशनशिप को रेफ़र करता है, इसलिए यहाँ पर बुआ जी लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन है वो नहीं ध्यान में आ पाएगा अगर अपन केवल आंट लिखेंगे तो। इसलिए यू शुड आल्सो मेंशन द बुआ जी। बुआ जी भी आप ज़रूर मेंशन करें। पहले आप बुआ जी लिखें, ब्रैकेट में आप उसमें पैटर्नल आंट लिख दें, उसको मेंशन कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें। द क्वेश्चन नंबर बी इज इन ए न्यूक्लियर फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की लालन पालन करने के लिए, ब्रिंगिंग अप यानी पालन पोषण करने के लिए न्यूक्लियर फैमिली में कौन होते हैं, तो पेरेंट्स होते हैं केवल।
तो यहाँ पर केवल आप पेरेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों की, चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग के लिए या ब्रिंगिंग अप के लिए केवल पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर पेरेंट्स लिखें इस सेकंड बी में, PARENTS। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली, केवल होते हैं पेरेंट्स, यू हैव टू फिल पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की पालन पोषण के लिए। द क्वेश्चन नंबर सी, इन सिटीज, सिटीज में द आर स्मॉल इन विच हैव कैपेसिटी फॉर लेस मेंबर्स, सिटीज में होते हैं स्मॉल यानी छोटे, इन विच जिसमें कि हैव कैपेसिटी, जिनमें की कैपेसिटी होती है फॉर लेस मेंबर्स, कम सदस्यों की। तो शहरों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो छोटी होती है और जिसमें कम सदस्यों की कैपेसिटी होती है? तो यहाँ पर बात हो रही है हाउसेज की, कि शहरों में जो हाउसेज हैं वो स्मॉल होते हैं और इसलिए उनमें कम सदस्य रह पाते हैं। ये हमें यहाँ पर जो लिखना है वो वर्ड है हाउसेज। इन सिटीज द हाउसेज आर स्मॉल, यू हैव टू फिल हाउसेज इन दिस ब्लैंक। यहाँ पर आपको लिखना है हाउसेज, HOUSES, हाउसेज। इन सिटीज, शहरों में, द हाउसेज आर स्मॉल, मकान छोटे होते हैं, इन विच जिनमें की, हैव कैपेसिटी फॉर लेस मेंबर्स, जिनमें की कम मेंबर्स की कैपेसिटी होती है। लेट अस गो फर्दर, आइए आगे चलते हैं। ऑफ चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो अपने को फिल करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की विशेषताएं हैं। रिजेंबल यानी मिलती है, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी से। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से क्या मिलता है बच्चों का, रिजेंबल, क्या चीज़ें रिजेंबल करती है? तो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। उन बच्चों में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उनकी रिजेंबल करती है, तो आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर आल्सो गिवन द आंसर्स विद द क्वेश्चंस हियर, यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिए हुए हैं, so that you can write them easily in your notebook। आप उनको easily कर सकते हैं नोटबुक में, but that is not important that you do the written work only। केवल आप रिटर्न वर्क करेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज द लर्निंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स की लर्निंग। लेट्स लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। लेट अस सी व्हाट इज इन द कॉलम ए। देखते हैं कॉलम ए में क्या है। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन, फादर्स सिस्टर, फादर की बहन, मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई, फादर्स ब्रदर, पिता की माँ। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली के लिए क्या सूटेबल हो सकता है कॉलम बी में से। मोर मेंबर, लेस मेंबर्स। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर फैमिली में लेस मेंबर्स होते हैं, कम मेंबर्स होते हैं, तो आप न्यूक्लियर फैमिली के सामने लेस मेंबर्स लिख सकते हैं। और आपको ये जो टेबल बनानी है, इसमें कॉलम ए तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। कॉलम बी लिखते टाइम आप डायरेक्ट इसके सामने करेक्ट ऑप्शन ही लिखें, करेक्ट आंसर ही आप मेंशन करें उस कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उनके सामने। आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप क्वेश्चन राइट अप करें फिर आप उसका अलग से सेकंड टेबल बनाएं। यू कैन डू दिस ऑल वर्क ऑफ दिस टेबल इन ए सिंगल टेबल। एक ही टेबल में आप उसका क्वेश्चन आंसर दोनों कर सकते हैं। यू शुड राइट द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट द वर्ड विच इज मैंशनड इन द कॉलम ए। द सेकेंड वर्ड इज जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, देन यू कैन राइट मोर मेंबर इन द फ्रंट ऑफ जॉइंट फैमिली। एंड मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन यानी मौसी, मम्मी की बहन मौसी होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मौसी, मैटरनल आंट, ये आपको उसके सामने लिखना है।
फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर बुआ होती है तो लिखना है बुआ। पैटर्नल आंट, ये भी आपके लिखा हुआ है। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी यानी नानी जी, तो यहाँ लिखा है नानी। मैटरनल ग्रैंड मदर और फादर्स मदर, पिता की माँ यानी दादी, तो यहाँ लिखा है दादी। ग्रैंड मदर, you should write the correct option in the in the row of the words which are mentioned in column A। जो कॉलम A में मेंशन किए हुए वर्ड हैं उनके सामने आपको सही आंसर लिखना है। Let us go to the next question. Question number 4 is state true or false। बताइए कि सही है कि गलत है। ग्रैंडमदर एंड आंट, ग्रैंडमदर एंड आंट यानी ताई जी आर टेकिंग केयर ऑफ संजनाज मदर। संजना की माँ की जो देखभाल है, केयर जो है, वो उसकी ग्रैंड मदर और उसकी आंट यानी ताई जी कर रही है। ऐसा ये बात सही है सर? यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज राइट, दिस इज ए करेक्ट सेंटेंस। ये एक सही सेंटेंस है। सो यू हैव टू राइट ट्रू अगेंस्ट इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लास्ट में आपको ब्रैकेट में लिखना है ट्रू, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि संजना की जो मदर है, जो बीमार थी, उसकी केयर उसकी ग्रैंड मदर और उसकी ताई जी यानी आंट जो है वो कर रही है। सेकंड इज संजना लिव्स इन न्यूक्लियर फैमिली। संजना रहती है न्यूक्लियर फैमिली में। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू। संजना न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहती है। अभी जैसे ही हमने अबोव सेंटेंस में पढ़ा है, ऊपर के सेंटेंस में पढ़ा है कि उसकी ग्रैंड मदर और ताई जी भी उसके साथ रहती है, तो इसलिए वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहती है। तो दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। So you have to write false in bracket in last of the sentence। इस सेंटेंस के अंत में आपको ब्रैकेट में लिखना है false। The next is, अगला है our physical features। हमारी जो शारीरिक विशेषताएं होती है resemble our other family members, हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स से मिलती है। हमारी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारे जो शारीरिक विशेषताएं होती है, वो हमारी अदर फैमिली मेंबर्स यानी दूसरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे रिजेंबल करती है, उनसे मिलती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। सो यू हैव टू राइट द ट्रू फॉर इट। इसके लिए आपको ट्रू लिखना है। द नेक्स्ट इज ट्विन्स आर अलाइक इन ऑल एट्रीब्यूट्स। जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, वो अलग होते हैं सभी तौर तरीकों से। जो ट्विन्स यानी जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो सभी प्रकार से अलग होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी चीज़ें उनमें सेम होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो यू हैव टू राइट द फॉल्स फॉर इट। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज एवरी लिविंग बीइंग, हर एक सजीव इनहेरिट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। हर सजीव इनहेरिटिस का मतलब है वंशानुगत रूप से प्राप्त करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं फ्रॉम हिज पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, उसके माता पिता या पूर्वजों से। यहाँ पर ये लिखा है कि हर जो लिविंग बीइंग है, जो हर जो सजीव है, वो वंशानुगत रूप से यानी पिछली पीढ़ी से प्राप्त करता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, या तो अपने पेरेंट्स से या एंसेस्टर यानी और भी पुराने पूर्वजों से। तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो इनहेरिटेड होती है, अगली पीढ़ी में वो पहुंचाई जाती है एक पीढ़ी से। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सो यू हैव टू राइट द ट्रू फॉर इट। इसके लिए आपको लिखना है ट्रू। स्टूडेंट्स, द टाइम इज गोइंग ओवर नाउ। टाइम आगे होता जा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। और ये 5th क्लास को मैं जब राउंड ले रहा हूँ तो इसको 2 टाइम्स ले रहा हूँ। नीचे से UKG से लेके 8 तक जाते टाइम भी 5th क्लास को मैं ले रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक आते समय भी मैं 5th क्लास को ले रहा हूँ। तो अपन इसको वीक में 2 टाइम्स कर रहे हैं। सो वी विल कवर अप एंड वी विल complete this section of question answer
नियर अबाउट द नेक्स्ट वीडियो के आसपास हम इसको कंप्लीट करेंगे. I have give you some question and answers today for do in written work. रिटर्न वर्क में करने के लिए मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं और मैं इसके साथ में इसकी PDF फाइल भी अभी डालने वाला हूं. उसमें आपको एकदम साफ साफ ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी. वहां से आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसको लर्न भी करना है. ये सारा वर्क आप कीजिए, तब तक आ जाएगा आपके पास नया वीडियो. And we will meet in next video at next class. Till that, okay, bye bye.